नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपका पेपर हुआ है एग्रोनॉमी का, ठीक है, सस्य विज्ञान भाग 1 जो आपका 11th क्लास में हुआ है आज, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। और कमेंट में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हो रहे हैं, कितना नंबर आपका यहाँ पर, कितना अंक का आपका बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी बातें करूंगा लास्ट में। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन से, जो 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है IR8 किस फसल की प्रजाति है। तो देखिए, IR8 मैंने चिल्ला चिल्ला कर आप लोग को बताया था जब धान पढ़ाया था तब भी, कि IR8 जो है वो धान की प्रजाति है। और ये IR8 एक मतलब प्रसिद्ध प्रजाति है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विश्व की जादुई धान कही जाती है, मिरेकल राइस ऑफ द वर्ल्ड विश्व की IR8 कही जाती है, और भारत का जादुई धान जया को कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, निपिंग किस फसल में किया जाता है। देखिए, निपिंग जो है क्या क्या दे रहा है, आलू, मूंगफली, चना, मक्का। तो यहाँ पर चना राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको चिकपी या ग्राम बोलते हैं। देखिए, निपिंग होती क्या है, जो चना होता है उसमें हम ऊपर की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं या ऊपरी शाखाएं होते हैं उनको हम तोड़ते हैं, ताकि नीचे वाली पत्तियों और शाखाओं जो है वो अच्छे से बने। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा चना। आगे देखिए, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा टॉप। देखिए, छिड़कना का मतलब क्या होता है, मतलब छिड़क रहे हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप में फर्टिलाइजर देना है आप। ठीक है, तो नामी में टॉप, यानी जब फसल खड़ी है उस समय हम उर्वरक दे रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर चौथा जो है आप लोगों को हो सकता है न पता हो, ये मैंने नहीं कराया था क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी नहीं पूछा था। इसमें नैनो यूरिया किस रूप में उपलब्ध होता है। तो नैनो यूरिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, घोल के रूप में, सोल्यूशन के रूप में उपलब्ध होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कुफरी क्या पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में, कुफरी का संबंध किससे है। तो मैंने आपको कल ही आज जो सुबह मॉडल पे पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको कुफरी शब्द लिखा मिल जाए तो आप बिना आंख मारे वहां पर आलू लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुफरी का संबंध किससे है, किस फसल से है। तो कुफरी का संबंध आलू की फसल से है। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो आपको कोई नहीं बताएगा कुफरी है क्या। वास्तव में क्या है कि जो CPRI है हमारा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबको पता है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शिमला में एक स्थान है, शिमला में एक स्थान जिसका नाम है सोलन। सोलन, और इस सोलन में एक कुफरी नाम की जगह है। तो उस कुफरी में हमारा CPRI स्थित है। तो इस कारण जो कुफरी है वो आलू से रिलेटेड है। फिर पूछ रहा है अपर्णा किस फसल की प्रजाति है। तो मैंने आपको बड़ा अच्छे से बताया था, स्वाति, सपना, रचना, अपर्णा, बोनविले, आर्किल, जवाहर, मेटियोर, हरभजन, ये सभी आपकी मटर की प्रजातियां हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर मतलब इसमें आपका मटर हो जाएगा। फिर वर्मी कल्चर किस प्रकार की खाद है। वर्मी कल्चर, वर्मी का वर्म से बना हुआ है, वर्म का मतलब केचुआ यहाँ पर लिया जाता है। तो वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुए की खाद, और ये एक प्रकार की कार्बनिक खाद होती है। ठीक है, कार्बनिक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, या तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए, 5 जून का संबंध किस बात से है। ये बच्चे बच्चे को पता होगा। 5 जून को विश्व पर मतलब जो इन्वायरमेंटल डे है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस का परसेंटेज लिखना है। तो ये तो मैंने आपको बार बार बताया था कि DAP में 18% नाइट्रोजन होगा और 46% फास्फोरस होगा। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर देखिए, पूछ रहा है जल क्रांति के 2 कारण लिखिए। ये जल क्रांति के बारे में, जो वाटर लॉगिंग होता है, इसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया है। अभी कल ही की वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जल क्रांति क्या होती है, किसी सिंचित क्षेत्र में जलावरोध के कारण आवश्यकता से अधिक जल उत्पन्न हो जाने की क्रिया को जल क्रांति कहा जाता है। तो ये आपको हो गया होगा। फिर देखिए, ये एरोइंग वाला क्वेश्चन, ये मैंने अभी आपको कल कराया था। ठीक है, एरोइंग से क्या तात्पर्य है, गन्ने में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, गन्ने का पुष्पक्रम, उसको एरो कहते हैं, और पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया एरोइंग कहलाती है गन्ने में। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। फिर पूछ रहा है गेहूं एवं धान की एक प्रमुख खरपतवार लिखिए। तो गेहूं धान दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। गेहूं में आप क्या क्या खरपतवार लिख सकते हैं, जैसे गेहूं का मामा है, जिसको हम ये बोलते हैं कि गुल्ली डंडा बोलते हैं, और भी उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो उसका नाम है फेलरिस माइनर, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और खरपतवार गेहूं में लगता है, वो है जिसको क्या बोलते हैं, एविना फटुआ, जंगली जई बोलते हैं, वाइल्ड ओट। तो ये भी 2 प्रकार के यहाँ पर जो खरपतवार मैंने आपको बता दी गेहूं के। इसके अलावा धान में खरपतवार लगते हैं, कौन कौन से, जैसे कि इकाइनोकोलोआ। देखिए, इकाइनोकोलोआ कोलोआ लगता है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इकाइनोकोलोआ कोलोआ को हम बोलते हैं जंगली धान। इसके अलावा एक और खरपतवार धान में लगता है जिसका नाम है इकाइनोकोलोआ क्रुस्केली, जिसको बोलते हैं सावा घास। तो इसमें से आप कोई भी, वीट का आप फेलिस माइनर लिख देते और धान में आप इकाइनोकोलोआ कोलोनम लिख देते, काम चल जाता। ठीक है,
फिर आगे देखिए, ये मैंने आपको बार बार बताया, 10वां क्वेश्चन मैंने अभी आपको कल ही की वीडियो में बताया है कि गन्ने का बीज शोधन लिखिए, सीड ट्रीटमेंट गन्ने का जो बीज है वो एगलाल या एरिटान से हम ट्रीट करते हैं। क्या करेंगे, देखिए एगलाल को 0.2% हम एगलाल की जो दवा है वो लेते हैं और उसके सोल्यूशन में जो गन्ने का सिट होता है उसको 5 मिनट तक हम डिप करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं, तो उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर 12वां क्वेश्चन कह रहा है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए तथा किसी एक मुख्य पोषक तत्व का वर्णन कीजिए। क्लासिफाई द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्क्राइब एनी वन मेजर न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है, पूरा का पूरा मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है कि 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला तो मुख्य पोषक तत्व होता है जिसको मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो सूक्ष्म देखिए, यहाँ पे आपका मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है, मुख्य पोषक तत्व, इसमें भी 3 ग्रुप आते हैं। पहला आता है आधारीय पोषक तत्व यानी बेसिक न्यूट्रिएंट, इसमें आपका CHO आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर आता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी प्राथमिक पोषक तत्व, इसमें NPK आ जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। फिर बेनिफिशियल आता है, उसमें आपका कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आ जाएगा। तो ये 9 प्रकार के आपको जो है मुख्य पोषक तत्व, और बाकी यहाँ पर लगभग 11 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे आपका लोहा, मैग्नीज, जस्ता, बोरान, इसके अलावा कापर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, ये सभी आपके माइक्रो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो गया, और किसी एक पोषक तत्व की आपको जो है 12वें क्वेश्चन में व्याख्या करनी है। ठीक है, तो किसी भी, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, किसी की भी आपको जो है अच्छे प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन था जिसमें आपको जो है इतने नंबर जो है आपको इस क्वेश्चन में वो मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन से देखिए क्या होता है कि मतलब प्रभाव क्या पड़ता है पौधों पर नाइट्रोजन का, तो बढ़वार जो है वो अधिक होती है, मैंने आपको बताया था। पत्तियां जो हैं, पत्तियां तथा पौधे के हरे भाग में वृद्धि होती है, फल से पकती, फसल समय से पकती है, उपज अच्छी मिलती है, और नाइट्रोजन की कमी से कल्ले बहुत कम निकलेंगे। ठीक है, और बढ़वार घट जाएगी, पौधे छोटे रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ था। फिर कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण, 13वें क्वेश्चन में पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के सामान्य उपाय लिखिए। राइट द जनरल मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 13वें क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था पर्यावरण प्रदूषण और उसके नियंत्रण के उपाय। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका 13वें क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, देखिए पर्यावरण प्रदूषण में आपका देखिए क्या क्या उपाय आप करेंगे। तो रासायनिक उर्वरकों, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, रासायनिक उर्वरक, उनकी जो है प्रयोग उनको संतुलित रूप से करना है। जहां तक संभव हो जैव युक्त खादों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो बायो फर्टिलाइजर है। इसके अलावा जो ग्रीन मैन्योर है उसकी फसलों में फसल चक्र अपनाएंगे, खरपतवार नियंत्रण के लिए निकाई गुड़ाई करेंगे। तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी जो कंप्लीट मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हरी खाद किसे कहते हैं, हरी खाद की फसलों के नाम लिखिए तथा इनके प्रयोग की विधि लिखिए। राइट व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर, राइट द नेम्स ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स एंड द मेथड्स ऑफ देयर यूज। ठीक है, तो ये 14वें क्वेश्चन में मैंने आपको हरी खाद बहुत बार बताया है, कल ही की कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले हरी खाद कहते किसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या परिभाषा हो जाएगी, सिम्बी फसलों को खेत में उगाकर हरी अवस्था में ही मिट्टी में पलटने वाले हलों से जोत कर दबाने पर गलने सड़ने के बाद जो खाद भूमि को प्राप्त होती है उसे हरी खाद कहते हैं। ठीक, उसके वजह से कौन कौन सी फसलें इसमें लगती हैं, सनई लगता है, ढैंचा लगता है, इसके अलावा आपका सैंजी, मुरैला, बरसीम, ये सारी फसलें आप हरी खाद, खेसारी जो होता है लेथरस सेटाइवस, इन सारी फसलों को आप यूज कर सकते हैं हरी खाद में। ठीक है, प्रयोग की विधि ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आलू तथा सोयाबीन की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, यानी राइट द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो और सोयाबीन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। क्या क्या हेडिंग्स हैं, बुआई का समय एवं बीज दर यानी टाइम ऑफ सोइंग एंड सीड रेट। तो देखिए आलू की बुआई हम कब करते हैं, आप सबको पता है, बार बार मैंने बताया है कि आलू रबी की फसल है, तो इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाती है, क्योंकि रबी की फसल है। बीज दर कितनी लगती है आलू में, तो सब मैंने बार बार आपको बताया था, कोई 20 से 25 कुंटल बताता है, कोई 25 से 30 कुंटल बताता है। तो 20 से 30 कुंटल 3 आंखों वाले कंद रख लेते हैं। प्रमुख रोग एवं कीट, तो आलू के जो इंपॉर्टेंट डिजीज है और इंसेक्ट है वो सब मैंने आपको बताया था। ठीक, कीट में जैसे आपका ट्यूबर मोथ लगता है जिसका नाम है थोरिमा ओपरकुलेला, एफिड लगता है, कटवर्म लगता है, सफेद मक्खी लगती है, बेमिसिया टोबेसाई। ठीक है, बेमिसिया टोबेकी। इसके अलावा रोग में सबसे इंपॉर्टेंट है लेट ब्लाइट, जिसका
जो कवक है, जो मतलब फंगस के कारण होता है, फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, और इसके कारण 1845 में आयरिश फाइमाइन आया था, जिसमें 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग मारे गए थे। और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिजीज है अगेतु झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट, अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस से होता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और भी डिजीज लगती है, जैसे वर्ट डिजीज है, ब्लैक स्कर्फ है, स्कैब है, पोटैटो लीफ डिजीज है, तो ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे। फिर खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे आलू में, तो देखिए कैसे यहाँ पर आपको वीड को कंट्रोल करना है, जो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रूनिंग तो कर ही सकते हैं, निराई गुड़ाई, इसके अलावा आप जो ये हैं कार्बनिक चीज़ें, जो आपके केमिकल्स हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। फिर उर्वरक एवं उपज पूछा जा रहा है, कितना हम यहाँ पे एनपीके देंगे और यहाँ पर जो उपज है वो कितनी मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही चीज़ है जो लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आलू जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अब आपका अगला यहाँ पर क्रॉप क्या दिया गया है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर सोयाबीन के बारे में, ठीक है। सोयाबीन के बारे में देखते हैं। तो देखिए सोयाबीन की बुआई कब की जाती है। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। कौन कौन सी खरीफ फसलें हैं बोल देता हूं मैं। देखिए मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, धान, जूट। रबी में कौन कौन सी हैं। गेहूं, चना, जौ, जई, मटर, मसूर, लुसन, लाही, सरसों, आलू, परसीम। जायद में कौन कौन सी हैं, जो आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सूरजमुखी, ये सब जायद की हैं। तो सोयाबीन की बुआई हम चूंकि खरीफ किया है तो 15 जून से 15 जुलाई तक करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बीज दर कितनी लगती है सोयाबीन में, तो इसकी जो एक ऑन एन एवरेज सीड रेट है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है कि साधारण रूप से बीज दर कितनी लगती है सोयाबीन की, तो 75 केजी पर हेक्टेयर लगती है। फिर यहाँ पर प्रमुख रोग एवं कीट पूछ रहा है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोग कीट लगते हैं सोयाबीन में, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। कीट में जैसे आपका गर्डल बीटल लगता है, जो ओबेरिया ब्रेविस जिसका नाम है, ठीक है। इसका नियंत्रण डाइमिथोएट 25 ml से करते हैं। फिर टोबैको कैटरपिलर लगता है, स्पोडोप्टेरा लिटुरा इसका नाम है। इसके अलावा बिन लीफ बीटल और ब्राउन मार्मोरेटेड स्टिंक बग, ये चीजें लगती हैं, ठीक। रोग में आपका चारकोल रॉट लगता है, जो कवक जनित है, बीजोपचार करते हैं इसके लिए कार्बेंडाजिम से। येलो मोजैक लगता है, विषाणु जनित है, और वाहक सफेद मक्खी है, नियंत्रण फेरस सल्फेट से करते हैं। शुष्क जड़ सड़न लगता है, ठीक है, कवक से। कवक का नाम है मैक्रोफोमिना फेसियोलिना। फिर उकठा रोग लगता है फ्यूजेरियम से। पत्ती धब्बा लगता है सर्कोस्पोरा सोजाना से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर देखिए खरपतवार नियंत्रण कैसे आप करेंगे सोयाबीन में, तो आप एलाक्लोर या लासो यूज कर सकते हैं अंकुरण से पूर्व 1.5 किलोग्राम, या फ्लूक्लोरालीन या बासालीन यूज कर सकते हैं 1 किलोग्राम 2 से 10 दिन पहले, मतलब ठीक है 2 से 10 दिन बाद, ठीक है, सोइंग के। इमीजा थापिर यूज कर सकते हैं 750 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 दिन बाद, तो ये चीज़ रहेगी। उर्वरक कितना यूज करेंगे, तो गोबर की खाद 100 से 150 कुंटल डालते हैं, नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर डालते हैं, ठीक है। और उपज कितनी मिल जाती है सोयाबीन में, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सोयाबीन में जो आपकी उपज है, अगर सिंचित क्षेत्र है तो 25 से 30 कुंटल मिलेगी, असिंचित है तो 10 से 15 कुंटल मिलेगी, यानी असिंचित पे 15 और सिंचित पे 30, ऐसे आप याद करेंगे। 15वां क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है गन्ने की पेड़ी का प्रबंधन के बारे में लिखिए, ठीक है। जो गन्ना होता है उसमें रैटूनिंग या रैटून जो है उसका जो मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे वो आपको लिखना है, जो मैंने गन्ने की में आपको बहुत अच्छे से बताया था गन्ने की खेती में, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसी 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मिश्रित खाद यानी मिक्स्ड फर्टिलाइजर, ठीक है, यहाँ पर मिक्स्ड मैन्योर होगा, चूंकि खाद है तो कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है आपका यहाँ पर प्राइमिंग, तीसरा है बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक, चौथा ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद, पांचवा आपका ड्रिप इरिगेशन यानी टपकदार सिंचाई, छठवां फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के भौतिक गुण, और सातवां उकठा यानी विल्ट डिजीज। तो यहाँ पर ग्रीन मैन्योर के बारे में, ड्रिप इरिगेशन के बारे में, बायो फर्टिलाइजर के बारे में, और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इन चारों पर आप बहुत आसानी से जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब कमेंट में आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, ठीक है। कमेंट सबसे आवश्यक है, मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए कमेंट आवश्यक है, फीडबैक आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जरूर देना चाहिए फीडबैक, तभी एक कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है। अगर क्लास में भी टीचर पूछते हैं आपसे कि क्यों भाई समझ में आया कि नहीं, तो आप चुप नहीं बैठना है, आपको बोलना जरूर है आया कि नहीं। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट जरूर से जरूर करेंगे। अब हमारा टारगेट है कृषि अर्थशास्त्र और कृषि वनस्पति विज्ञान, जो आपका 7 मार्च को है सुबह वाली शिफ्ट में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उस पर वीडियो आएंगी, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहें एग्री थिंकर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।